हाँ जी, आ गए। वेलकम टू नेक्स्ट टॉपिक कॉमर्स बेटा। मैं उसानी दूसरा आपको इकोनॉमिक्स हैकर और हम यहां पर देश का भविष्य बनाते हैं। ढेर सारा स्वागत है बोर्ड एक्सप्रेस सीरीज में, जहां पे तुम आधी जर्नी पूरी कर चुके हो, तुम आधे टॉपर बन चुके हो भाई। फाइनल डेस्टिनेशन तुम्हारी टॉपर बनना है, तुम्हें याद रखना पड़ेगा, हाँ या ना। चलो, लास्ट टॉपिक आ गया है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, जो कि है चैप्टर नंबर 8 कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स। नेबर्स के साथ आज इंडिया को कंपेयर करने वाले हैं। सर क्यों? इंडियन इकोनॉमी की जब मैंने बोला तुम्हें हाल जानने पड़ेंगे इकोनॉमिक समझने के लिए, तो मैंने तुम्हें पहले इंडिपेंडेंस से पहले के हाल बताया इंडिया की, हाँ या ना। इंडिपेंडेंस के बाद के हाल बताए, 1991 के क्राइसिस के बारे में बताया, रूरल डेवलपमेंट के आपको हाल बताए कैसे थे और क्या एक्शन लिए, एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस के बारे में बताया, एनवायरमेंट की कंडीशंस के बारे में बताया, ह्यूमन कैपिटल के बारे में बताया। हर एक तरीके से मैंने आपको इंडियन इकोनॉमी के हाल समझाए और क्या हमने एक्शंस लिए उसके अकॉर्डिंग वो भी मैंने आपको समझाए। अब जब आपको अपने हाल जानने हो तो लास्ट में आपको करना पड़ता है कंपैरिजन। आप बिना कंपेयर करे अपने हाल नहीं जान सकते। आप टॉपर हो क्लास के, कैसे पता चलेगा? जब आप सब लोगों से अपने मार्क्स को कंपेयर करो तो आपको पता चलेगा आप टॉपर हो। सर लेकिन कंपैरिजन भी सही आदमी से होना चाहिए। अगर टॉपर को मैं कोई बंदा जो सिर्फ पास होने के लाले पढ़ रहा है उससे कंपेयर करूंगा तो सही होगा क्या? नहीं। तो कंपैरिजन भी आपको नेबरिंग कंट्रीज या ऐसे कंट्रीज जिनकी हालत आपकी लगातार जैसी सेम ही थी उनसे कंपेयर करो तो सही कंपैरिजन होगा। अभी तो वो वाली बात हो गई ना, मैं थोड़ी बहुत एक्टिंग कर लूं तो मुझे तुम शाहरुख खान से कंपेयर करने लग जाओ। अरे भैया वो किंग खान है, मैं टीचर हूं, हम दोनों में इन कंपैरिजन है। वो पढ़ा नहीं सकता, मैं एक्टिंग नहीं कर सकता, दोनों में फर्क है भाई, हाँ या ना। अब ध्यान से देखो, तो नेबरिंग कंट्रीज से करना क्यों जरूरी होता है? जैसे हमारे आसपास के देश की जो कंडीशंस थी वो हमारे कहीं ना कहीं सेम थी इंडिया के मुकाबले, और हमने सबने मिलकर जो जो स्ट्रैटेजीज बनाई, पॉलिसीज ली, वो कहीं ना कहीं हमें बताता है कि यार हमारे हाल भी वही थे जो पड़ोसी देश के थे। तो उनने क्या बेहतर कर दिया और हमने क्या गलत किया, या हमने क्या बेहतर कर दिया उनने क्या गलत किया, ऐसी सिचुएशन को हम कंपेयर कर सकते हैं। अब इंडिया को यूएस से कंपेयर करना तो बेवकूफी हो जाएगी, ठीक है बेटा। चलो सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। ग्लोबलाइजेशन जो प्रोसेस हुआ ना, उसने ग्लोब को एक ग्लोबल विलेज बना दिया। क्या बना दिया? ग्लोबल विलेज बना दिया। इसके अंदर हर एक नेशन ये तो चाह ही रहा था कि यार हमारा इकोनॉमी और स्ट्रेंथन हो, लेकिन अकेला देश कुछ कर नहीं सकता, इसलिए उन्होंने बहुत सारे ग्रुप भी फॉर्म किए। कौन कौन से? जैसे G8, G20, उसके साथ आपका ब्रिक्स, ऐसे कई सारी ग्रुपिंग्स इन्होंने फॉर्म करी। उसके पीछे के रीजंस क्या थे वो भी बताता हूं। नेशंस अक्रॉस वर्ल्ड आर नॉट ओनली ट्राइंग टू स्ट्रेंथन देयर ओन डोमेस्टिक इकोनॉमी, बट दे आर आल्सो फॉर्मिंग रीजनल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुप्स सच एज SAARC, यूरोपियन यूनियन, ASEAN, G8, G20 और ब्रिक्स। ये कई सारे आप ग्रुपिंग्स भी फॉर्म करते हो। अच्छा मैं एक चीज बता दूं यहीं पे आपको बता दूं, कई सारे आपके पेपर में पूछा गया है कि ब्रिक्स के अंदर कौन कौन से देश आते हैं, ठीक है। G20 जो सबमिट है उसमें 20 देश में से कौन सा ऑप्शन जो है जिस वाला देश आपका G20 में नहीं आता है, ऐसे कई सारे आपको पूछे गए। तो थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ के जाना। हमारी किताब में इसमें सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है, लेकिन ये कुछ जनरल नॉलेज जैसा सा सवाल है तो ये कई बार पूछ लेते हैं। 2-3 पेपर से मैं देख रहा हूं, पिछली बार ये पूछा था, एक पिछले साल का पेपर है बोर्ड का, उसमें पूछा था कि G20 कंट्रीज में से कौन सा कंट्री नहीं ऑप्शन में, तो उसमें अर्जेंटीना था। अर्जेंटीना इज नॉट द राइट आंसर, है ना बेटा। ऐसे कुछ सवाल भी पूछे गए। ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं देखो, आप ये फ्लैग के साथ समझ सकते हो, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ऐसे ही G20 कंट्रीज के बारे में लिस्ट जान लेना, थोड़ा बहुत समझ लेना। सर ये इकोनॉमीज क्या करती हैं? ग्रुप फॉर्म करके क्या करते हैं? ये ग्रुप फॉर्म करके ना बेटा अपने देश की इकोनॉमी को तो स्ट्रेंथन करने की कोशिश करती हैं, लेकिन अगर कोई ग्लोबल इंपैक्ट आए उससे कैसे डील करना है, हम अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, कैसे सेफगार्ड कर सकते हैं, ये सब मिलके एक डिसीजन लिया जाता है। समझ आया? इसलिए कई सारी आपको ऐसे ग्रुपिंग्स वगैरह फॉर्म करी जाती हैं, ठीक है। देयर इज आल्सो एन इंक्रीज ईगरनेस इन वेरियस नेशंस टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट प्रोसेस एंड परस्यूड बाय देयर नेबरिंग नेशंस। यार दूसरे देश ने कैसे विकास किया अपना, यह भी जानना हमारे देश के लिए बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि उनके हाल भी वही थे जो हमारे थे, तो वो कैसे आगे बढ़ गए, हम क्यों नहीं बढ़ पाए, इस चीज को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। Thus an understanding of the other economies in our neighborhood is also required, as all major common economic activities in the region imping and overall ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इन शेयर्ड एनवायरमेंट। वही वाली बात बोल रहे हैं सिंपल सी कि भैया एक एनवायरमेंट के अंदर 3 देश रहते हैं, उसमें से एक आगे बढ़ जाता है बाकी तो पीछे रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है उसको समझने के लिए हमें कंपेयर करना बहुत जरूरी है। क्या पॉलिसीज उन्होंने ली, क्या पॉलिसीज हमने ली, क्या एक्शंस उन्होंने लिए, क्या एक्शंस हमने लिए, उसके कंपैरिजन में हमें पता चलता है कौन बेहतर है कौन कम है, ठीक है। चलो अब सबसे पहले हम कौन से देश लेंगे सर? हम देश लेंगे इंडिया, चाइना और पाकिस्तान। सर हम 3 ही क्यों लेते हैं, हम भूटान, नेपाल क्यों नहीं लेते?
हम म्यांमार क्यों नहीं लेते, हम श्रीलंका क्यों नहीं लेते? ऐसे देश जो कि जिनकी हिस्ट्री ऑलमोस्ट सेम है, जिन्होंने अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पाथ सेम समय पे शुरू किया, इसलिए हम इन तीन देश को कंपेयर करते हैं। हम भूटान, नेपाल वगैरह को कंपेयर नहीं करते, ना श्रीलंका को करते हैं, क्योंकि हम तीनों की जो जर्नी रही है ना वो ऑलमोस्ट सेम थी और सेम समय पे चालू हुई, इस वजह से कंपैरिजन करना सही है। ये तो वो वाली बात होती है ना कि सेम रेस भाग रहे हो सेम टाइम पे, इसलिए कंपेयर करेंगे। कोई 2 किलोमीटर पहले से ही भाग रहा है तो उससे कंपैरिजन करने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। चलो, ऑल ऑफ देम स्टार्टेड द डेवलपमेंट पाथ एट द सेम टाइम। सब ने, इन तीनों देशों ने अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो पाथ था वो सेम समय पे शुरू किया। इंडिया और पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, ठीक है। वहीं पे चाइना जो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना 1949 के अंदर, ठीक है बेटा। तो ये कहीं ना कहीं सेम सी हिस्ट्री जा रही है इनकी। फिर देखो डेवलपमेंट प्रोसेस में क्या बात हुई, जैसे इंडिया ने क्या किया, अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए स्ट्रैटेजीज वगैरह बनाते हैं, तो इंडिया ने अनाउंस किया अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में, जो तुम्हें याद है, हाँ या ना, एग्रीकल्चर के लिए आया था। पाकिस्तान अनाउंस इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन 1956 और चाइना ने 1953 में चालू किया। मतलब सबसे पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा था, इंडिया का था, ठीक है बेटा। फिर देखो इंडिया और पाकिस्तान ने अडॉप्ट किया हमारा कैसा, मिक्स्ड इकोनॉमिक पाथ, मिक्स्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चूज किया, जहां पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, मिक्स्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पे हम लोग प्राइवेट सेक्टर और उसके साथ साथ गवर्नमेंट सेक्टर दोनों को काम करने को देते हैं, ठीक है बेटा। अब ऐसे स्ट्रक्चर में भी तुम्हें अगर मैं चीज बता दूं तो ये थोड़ी सी लाइन इनएक्यूरेट है, मैं तुम्हें अगर बता दूं तो यहां पे मिलिट्री का रूल चलता है। कहां पे? पाकिस्तान में मिलिट्री का रूल चलता है। मिक्स्ड इकोनॉमिक पाथ कौन चूज करता है? मेजरली इंडिया करता है। चाइना कैसा करता है बेटा? चाइना एक सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरह काम करता है, ठीक है, मिक्स्ड सोशलिस्ट कह सकते हो, क्लियर। अब 1980s में ऑल द 3 कंट्रीज हैड सिमिलर ग्रोथ रेट एज पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम की बात करें तो 1980s तक तीनों देश की जो कंडीशन थी वो सेम थी, ग्रोथ रेट सेम थी, कोई भी ज्यादा चेंज नहीं था। ये कुछ हमारा मेजर डिफरेंस था, मतलब मेजर एक बात कह सकते हो सिमिलैरिटी थी, हाँ या ना। अब हर एक देश के बारे में समझेंगे, ये देश ने हमें क्या स्ट्रैटेजीज ली, कहां आता है, क्या बोलता है, थोड़ा थोड़ा जानते हैं देश के बारे में। सबसे पहले बारे जानेंगे ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ चाइना, चाइना के बारे में बात करेंगे। ज्योग्राफिकल लोकेशन में बेटा पता है क्या है, ये एक ईस्टर्न एशियन कंट्री है, ईस्टर्न एशियन कंट्री है विद द 3rd लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। साइज के अगर सेंस में देखो तो ये 3rd लार्जेस्ट कंट्री है पूरे दुनिया का, ठीक है बेटा, ईस्टर्न एशियन कंट्री आता है, क्लियर। लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं बेटा? मोस्ट लैंग्वेजेस इन चाइना बिलोंग टू द सिनो टिबेटियन लैंग्वेज फैमिली। सिनो टिबेटियन जो लैंग्वेज फैमिली है उसको ये बोलते हैं, क्लियर। फिर आता है इकोनॉमी में देखा जाए तो सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, इसलिए चाइना रहा है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी, रहा है नहीं, रहा है, ठीक है बेटा। चलो अब ये जो इंपॉर्टेंट बात है, ये तो एक छोटा सा ब्रीफ था। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये है ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको एग्जाम में ये 2 पॉइंट हो, चलो ये क्या, ये दोनों ही पॉइंट ले लो, ये 2 पॉइंट इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरे हिसाब से तो बिना इसके क्वेश्चन पेपर बनना ही नहीं चाहिए, ठीक है। ये 2 पॉइंट तो आपको आने ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। सर ग्रेट लीप फॉरवर्ड क्या है? ग्रेट लीप फॉरवर्ड एक कैंपेन था जो कि चालू हुआ 1958 में और इसका एम था इंडस्ट्रियलाइजेशन करना। सर क्यों? क्योंकि इसके जो पड़ोसी देश थे इंडिया और पाकिस्तान, वहां पे एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा लोग कर रहे थे। जैसे कि हमने पढ़ा है 75% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन वाज इन रूरल एरिया में तो 85% थी, उसमें भी 75% क्या कर रहे थे? एग्रीकल्चर कर रहे थे। और वैसे ही कुछ हाल था हमारा पाकिस्तान का। हम 2 देश इंडिया पाकिस्तान एग्रीकल्चर में इतना घुसे हुए थे तो चाइना ने बोला एक काम करो, तुम प्रोडक्ट्स उगाओ, क्रॉप्स उगाओ, हम उसका प्रोडक्ट बना के पूरे दुनिया में बेचेंगे। इसीलिए आज की डेट में हर एक चीज आपको मेड इन चाइना क्यों दिखती है? क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा हैं और दिन पर दिन बढ़ती जाती हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन उन्होंने बहुत भयंकर लेवल पे किया है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन में एक सेटअप कैसे हुआ? गांव गांव जाके उनको बोला कि भैया अपने बैकयार्ड्स में इंडस्ट्रीज बना दो, जहां पे तुम खेती बाड़ी कर रहे हो ना उसको हटाओ, तुम तो बैकयार्ड्स में ही ना इंडस्ट्री सेटअप कर लो, है ना। और इसके साथ इन्होंने कम्यून सिस्टम चालू किया। कम्यून सिस्टम क्या था? जहां पे बहुत सारे लोग जो थे उनको बोला कि भैया कलेक्टिवली इकट्ठा हो, अपने लैंड्स को इकट्ठा करो और एक साथ कल्टीवेशन करो उसके ऊपर। ऐसी कुछ चीजों को माना गया ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ये कुछ ऐसा कैंपेन था, ध्यान से देखना। aimed at industrializing the country on a massive scale। इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है मैसिव स्केल पर। पीपल वर एनकरेज टू सेट अप इंडस्ट्रीज इन देयर बैकयार्ड।
बैकयार्ड में इंडस्ट्रीज को सेटअप करो, रूरल एरियाज में आपको कम्यून सिस्टम बनाना है जहां पे आप कल्टीवेशन करोगे। कैसे कल्टीवेट करोगे लैंड को? कलेक्टिवली, इकट्ठा होकर आप उसको लैंड को कल्टीवेट करोगे। ये हमारा ग्रेट लीप फॉरवर्ड था। ठीक है बेटा, अब ग्रेट प्लोरोटेरियन रेवोल्यूशन, कल्चरल रेवोल्यूशन क्या है ध्यान से देखना, ईयर याद रखो 1966 और 1976 इसके बीच में चला। इसका भी याद रखना 1958 इंपॉर्टेंट होता है ये डेट्स वगैरह। ठीक है बेटा, माओ टीजे टुंग, भैया माओ टीजे टुंग क्या बोल रहे हैं? इन्होंने चालू किया ये कल्चरल रेवोल्यूशन, जिन्होंने इन्हें क्या बोला कि आप गांव गांव में प्रोफेशनल्स और बच्चों को भेजो और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स से उनको सीखने को बोलो और उनसे एजुकेशन लेकर कुछ सॉल्यूशन लाने को बोलो। मतलब समझाता हूं, ध्यान से देखो। ऑन अ लार्ज स्केल in the revolution, students and professionals were sent to work and learn from countryside. countryside मतलब क्या बेटा? देश कैसे गांव, ऐसे बीहड़, ऐसी जगहों पे बच्चों को भेजो और प्रोफेशनल्स को भेजो और वहां पर जाके उनको सीखने को बोलो। जब गांव में वो ऑन लाइफ रह के इन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे ना, तो उनकी एजुकेशन लेवल ऑलरेडी बढ़ जाएगी और नए नए इनोवेशंस इजाद होंगे। तुम देखो ना, चाइना में कितने तगड़े तरीके के इनोवेशंस होते हैं। तुम देखो वो वीडियो आती है ना, कलेक्टिवली वीडियो की, भैया एक वो छोटा सा एक ऐसा लकड़ी थी, उसको खोला तो सोफा बन गया है, गेट बंद किया तो कांच का गेट था, गेट बंद किया तो उसमें कलर आ गया अपना अचानक से। छाता है, छाते को खोला तो कलर चेंज हो गया, बंद किया तो ट्रांसपेरेंट हो गया। मतलब ऐसा कुछ कुछ आपने देखा होगा। ये सब टेक्नोलॉजी कैसे इंप्रूव हुई? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे कैंपेन और स्ट्रैटेजीज चालू करी। उन्होंने बच्चों को और प्रोफेशनल्स को बोला कंट्री साइड जाओ, बीहड़ों में जाओ, रूरल एरियाज में जाओ, गांव गांव जाओ, वहां पे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पर काम करो, अपने आप को एजुकेट करो और उसके लिए सॉल्यूशन लेकर आओ। ठीक है बेटा, ऐसी कुछ स्ट्रैटेजीज जो है काफी ज्यादा हेल्प करती है किसी भी देश को। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। अब आओ, रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना। कैसे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए चाइना के अंदर? सिंस 1978 चाइना बिगैन टू इंट्रोड्यूस मेनी रिफॉर्म्स इन फेजेस। अलग अलग फेजेस में इन्होंने कई सारे रिफॉर्म्स लाए। द रिफॉर्म वर इनिशिएटेड इन एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट सेक्टर। मतलब ये जितने भी सेक्टर हैं इसमें रिफॉर्म्स लाए गए। एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, फॉरेन ट्रेड को, क्योंकि चाइना तो भैया हर चीज बनाता है और हर चीज वो दुनिया को बेचना चाहता है। इन्वेस्टमेंट के लिए इन्होंने काफी सारे रिफॉर्म्स लेके आए। एग्रीकल्चर लैंड्स वर डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्लॉट्स व्हिच वर एलोकेटेड टू इंडिविजुअल हाउसहोल्ड्स। इंडिविजुअल हाउसहोल्ड्स को बेचने के लिए छोटे छोटे टुकड़े में आपने जमीन के टुकड़े किए और छोटे छोटे जो प्लॉट्स हैं वो लोगों को बांट दिए जिससे कि वो एग्रीकल्चर कर सके। पर ये इनिशियल फेज था, ये फर्स्ट फेज था। सेकेंड फेज में क्या किया उन्होंने? बोला भैया कलेक्टिवली आओ, इकट्ठा ही तुम कल्टीवेट करो। ठीक है, जो अपन ने पिछले वाले पॉइंट में पढ़ा। क्लियर? डुअल प्राइसिंग पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना। डुअल प्राइस पॉलिसी ये कहता है, यहां पे दो तरीके से बात करी गई कि भैया एक फिक्स रेट सरकार जो है सेट करेगी इसके लिए, फार्मर्स के लिए और इंडस्ट्रीज के लिए, कि किसी को भी नुकसान ना हो। तो एक फिक्स रेट में फार्मर्स जो है इंडस्ट्रीज को सामान बेचेगा और आधा सामान, जैसे मान लो आधा सामान इंडस्ट्री को बेचेगा और आधा सामान जो बच जाएगा, जैसे एक एग्रीकल्चरल है, एक फार्मर है, उसने कुछ 100 किलो सामान बनाया, उसमें से 50 किलो वो इंडस्ट्रीज को बेचेगा, बेचना ही है उसको इंडस्ट्री को, और एक फिक्स रेट पे बेचेगा, क्योंकि बार्गेनिंग नहीं चलेगी कि 50 रुपए किलो पे बेचना है, 50 किलो आपका यही रेट है, फिक्स है भाई साहब, कोई चेंज नहीं होगा। तो इंडस्ट्रीज को आधा सामान बेचना है फिक्स रेट पे, सरकार जो सेट करेगी रेट, और बाकी का 50 जो आप बचा रहेगा, 50% जो बचा रहेगा, वो आप मार्केट रेट पे चीजों को बेचो। इसे कहते हैं डुअल प्राइस पॉलिसी, कि सेम प्रोडक्ट की दो प्राइसेस है, एक सरकार फिक्स कर रही है इंडस्ट्रीज को बेचने के लिए और एक आप मार्केट प्राइस पे बेच रहे हो। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो। टू वे फार्मर्स एंड इंडस्ट्रीज, two ways farmers and industry units were required to buy and sell on the basis of pricing fixed by the government, कि गवर्नमेंट द्वारा जो आप प्राइसेस फिक्स कर रहे हो इंडस्ट्रीज को बेचने के लिए, वो आपकी जो है सेट करी जाएगी। फॉर अदर ट्रांजैक्शंस इनपुट एंड आउटपुट वर परचेज्ड एंड सोल्ड ऑन दी मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस पर ही बाकी के बचे हुए सामान को या ट्रांजैक्शंस को आप करोगे, जितना भी मार्केट में रेट होगा। ठीक है, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है बेटा? स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो जोन है जो कि किसी देश के अंदर बनाए जाते हैं, ऐसे कुछ जोन्स होते हैं जहां पे आप आकर इंडस्ट्रीज को सेटअप कर सको। ये फॉरेन ट्रेड को, इन्वेस्टर्स को इंपैक्ट या अट्रैक्ट करने के लिए होता है। जैसे कि कई सारे हमारे देश में भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जहां पे बंदरगाह बनाए गए हैं काफी सारे,
सारे इंपोर्ट्स करने के लिए, एक्सपोर्ट्स करने के लिए काफी सारे पोर्ट बनाए गए हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे, जहां पे आपके काफी अडानी भाई साहब भी काम करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये फॉरेन ट्रेड को इंप्रेस करने के लिए और अट्रैक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, इसमें फायदे क्या होते हैं, इनको हर चीज में छूट मिलती है, टैक्स में छूट मिल जाती है, वाटर इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज मिल जाती है, ऐसे कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए। दूर दराज के देशों, दूर दराज की जमीनों पे, बीहड़ों में जहां पे कोई नहीं आता, वहां पे इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए एनकरेज करती है सरकार। ठीक है बेटा, चलो जी स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से इसका। चलो बेटा जी, अब बात करेंगे हमारे पड़ोसी मुल्क की, जिसका नाम है ऑफिशियली, क्या नाम है बेटा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इसको इंडिपेंडेंस कब मिला, 14 अगस्त 1947। ठीक है बेटा, 14 अगस्त 1947 को इसका इंडिपेंडेंस मिला। अब ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है इसकी, साउथ एशियन एंड ब्रॉडर सेंट्रल एशियन या मिडिल ईस्ट। अब एक और चीज याद रखना, ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, जिसमें सिविल वॉर के कारण 1971 में ईस्ट पाकिस्तान आपका बांग्लादेश बन गया। ठीक है बेटा, वो पहले ईस्ट पाकिस्तान कहलाया जाता था। लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं, ये उर्दू और इंग्लिश मेजरली बोलते हैं। इकोनॉमी कौन सी फॉलो करते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करते हैं। ठीक है बेटा, जहां पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करता है। अब आता है ग्रीन रेवोल्यूशन। यहां पे चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की क्या हाल थे। इनका भी कहीं ना कहीं हाल हमारे बराबर ही था, और इनके भी स्टेप्स जो थे ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं हमारे जैसे से ही थे। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे में भी आया, इनके में भी आया। तो इंपॉर्टेंट जो है ना इस पार्ट में, वो है आपका चाइना का ग्रेट लीप फॉरवर्ड या ग्रेट प्लोरोटेरियन वाला पॉइंट। ये दोनों इसलिए मैंने बोला उसको ध्यान से याद रखना, इनफैक्ट ड्यूअल प्राइस पॉलिसी भी याद रखना। ठीक है बेटा, अब ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, सिंपल है भैया, आपने भी वही किया था, इंक्रीज किया पब्लिक इन्वेस्टमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिससे कि क्या राइज हो, आपके फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ जाए। ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने भी यही किया था। अब देखो इंपॉर्टेंस टू रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का क्या रोल था, इंपॉर्टेंस दिया गया, बिल्कुल दिया गया। कब किया गया, अर्ली 1970s में दिया गया। नेशनलाइजेशन हुआ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज का। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज क्या होती हैं बेटा, जैसे कि बिल्डिंग, मशीनरी, ऐसी कुछ जो सारी इंडस्ट्रीज होती हैं उनको कैपिटल गुड कहते हैं। इन्होंने काफी ज्यादा पब्लिक सेक्टर को भी प्रमोट करने की कोशिश करी। प्राइवेट सेक्टर के लिए क्या काम किया, प्राइवेट सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने एनकरेज किया लोगों को, और कई सारे वेरियस स्कीम्स और इंसेंटिव्स के साथ उनको प्रमोट करने की कोशिश भी करी प्राइवेट सेक्टर को। ठीक है बेटा, कि कई सारे इंसेंटिव दिए कि भैया आओ, मेहनत करो, अपना बिजनेस बनाओ, ऐसे करके इन्हें काफी ज्यादा इंसेंटिव्स वगैरह दिए, एनकरेजमेंट किया। फाइनेंशियल सपोर्ट मिला इनको 1970s में, लेट 1970s में, जिसकी वजह से इनको काफी हेल्प मिली अपनी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए, हेल्प करने के लिए, बढ़ाने के लिए। इनका क्या जो इकोनॉमिक पाथ था ना वो काफी स्टैग्नेंट सा था, तो इनको फंडिंग मिलने से काफी इनने स्टिमुलेट किया अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को। ठीक है बेटा, और रिफॉर्म्स कब आए, 1988 में इनके रिफॉर्म्स आए। क्लियर, चलो जी अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि हमारा डेमोग्राफिक इंडिकेटर एज पर वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर 2019। बेटा ये स्टैट्स बदलते रहते हैं, आप अभी पढ़ोगे ना तो ये आपको पता चलेगा सर ये स्टैट्स तो बदल गए, काफी चेंज हो गए, क्योंकि ईयर देखो पुराना है। तो हम जब भी बुक में जैसा ईयर दिया होगा हम तो उसको लेके चलेंगे, हमें आगे नहीं जाना है, हमें तो जो बुक में इंफॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। चीजें क्या है बेटा, अब मैं बात करूं जैसे एस्टिमेटेड पॉपुलेशन, बेटा आज अलग है कल अलग हो जाएगी, कोई मरेगा कोई जिंदा होगा, तो बार बार थोड़ी निकालते रहेंगे अपन। एक सिर्फ एनालिसिस करने के लिए हम लोग एक पॉइंट निकालते हैं, किसी एक रिसर्च को हम लेकर चलते हैं। अब ये जितने भी डेटास अपन को मिल रहे हैं, डेमोग्राफिक मतलब क्या है, रीजन के बेसिस पे एक रीजन क्या इंडिकेट कर रहा है, उस रीजन में चीजें क्या हो रही हैं उसको बता रहा है। देखो कंट्री के अंदर कौन कौन से लिए, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान। एस्टिमेटेड पॉपुलेशन चाइना की सबसे ज्यादा दिख रही है इस टाइम पे, 2019 में चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा दिख रही थी। वैसे ज्यादा डिफरेंस नहीं था, अब तो हम सबसे लार्जेस्ट कंट्री हैं, लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हैं। ठीक है बेटा, जो कि है इंडिया। लेकिन पुराने स्टैट्स के हिसाब से क्या बोलोगे, एक और चीज याद दिला दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आएगा ना, देयर इज अ हाई चांस कि आपको ऐसा डेटा दिया जाए और आपको बोला जाए कि इसको एनालाइज करो, इसको एनालाइज करो। कैसे करोगे, देखो अब आपसे पूछा जाएगा कि भैया ये डेटा है, तो आप सबसे पहले बोलना कि एज पर एस्टिमेटेड पॉपुलेशन and as per the demographic indicator and the survey we can understand कि China has the most population, चाइना की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, देन इंडिया हैज द मोस्ट पॉपुलेशन, देन पाकिस्तान हैज द मोस्ट पॉपुलेशन। ठीक है, तो ज्यादा पॉपुलेशन किसकी बोल सकते हो, इसकी बोल सकते हो। फिर आएगा आपका एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है, कितना ग्रोथ हो रहा है, तो देखो इसमें सिर्फ 1.03% का ग्रोथ हो रहा है, मतलब 1% से पॉपुलेशन बढ़ रही है। इसमें 0.46% से पॉपुलेशन बढ़ रही है, मतलब 0.5 से बढ़ रही है। इसके पीछे का रीजन पता क्या था, इसके पीछे का रीजन था वन चाइल्ड पॉलिसी, जो कि चाइना ने लेट 1970s में चालू किया। आपका वन चाइल्ड पॉलिसी की बच्चा एक ही अच्छा,
ठीक है, हमारे यहाँ पे 2 अच्छे ना, उनके यहाँ पे 1 ही अच्छा था। इस वजह से इनकी पॉपुलेशन काफी कम होती जा रही है। आपको पता है, आपके तो वैलेंटाइंस वीक के अंदर चाइना ने पिछले साल क्या किया था, छुट्टी दी थी भैया, छुट्टी दी थी लोगों को। पॉपुलेशन इतनी गिरती जा रही थी, लोग इतना सोशली ऑकवर्ड होते जा रहे थे, सोशल गैदरिंग कुछ नहीं हो रही थी, लोग एक दूसरे से मिल नहीं रहे थे, शादियां नहीं हो रही थी। इस वजह से उन्होंने बोला भैया वैलेंटाइंस वगैरह मनाओ भैया, एक दूसरे से भैया कनेक्शन वगैरह मनाओ, शादी वादी करो, पॉपुलेशन गिर रही है दुनिया की, देश की, भाई साहब जल्दी जल्दी जाओ। तो चाइना ने पिछले टाइम ये भी किया, पिछले साल की रिपोर्ट है ये, ठीक है बेटा। अब आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान तो हर चीज डबल करता है। ये देखो पॉपुलेशन क्या है, डबल ग्रोथ से बढ़ रही है इंडिया की, मतलब चाइना के मुकाबले देखे तो 4 गुना, इंडिया के मुकाबले देखे तो 2 गुना। तो ऐसे करके आप चीजों को एनालाइज करोगे, ठीक है। डेंसिटी क्या होता है सर? डेंसिटी का मतलब होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर पे कितने लोग हैं, ये बताता है कितनी डेंस पॉपुलेशन है। मतलब एक छोटे से कमरे में अगर हम 10 लोग खड़े हैं, मतलब यहां की पॉपुलेशन ज्यादा है, इस पूरे कमरे में सिर्फ मैं खड़ा हूं, मतलब पॉपुलेशन कम है। तो डेंसिटी बताता है कि जमीन और पॉपुलेशन का रेशियो कैसा है, कि अगर जमीन का टुकड़ा छोटा है लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो वो डेंसिटी कहीं ना कहीं रहने की, आपकी लिविंग स्टैंडर्ड्स को और कहीं ना कहीं आपकी रहने की क्वालिटी को हैम्पर करता है, ठीक है बेटा। इसलिए आप देखो कि आप कभी भी सड़कों पे चले जाओ, आपको हमेशा पॉपुलेशन दिखेगी, भीड़ दिखेगी, आपको अभी खाली नहीं मिलेगी रोड, हाँ या ना। फिर आता है सेक्स रेशियो। देखो अच्छा, डेंसिटी भी देख लो, इंडिया की सबसे ज्यादा है, पर स्क्वायर किलोमीटर में हमें 450 लोग रहते हैं, इनके पास 150 रहते हैं, इनके पास 275 लोग रहते हैं। सेक्स रेशियो, हर 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं? हर 1000 लड़कों पे कितनी लड़कियां भाई साहब? इंडिया में सबसे कम है, हर 1000 लड़कों पे 924 लड़कियां हैं, चाइना में 949 और पाकिस्तान में 943, ये पुराने स्टैट्स के हिसाब से। फर्टिलिटी रेशियो क्या है? फर्टिलिटी रेशियो ये कहता है कि 15 साल से लेकर आपके 45 ईयर्स की एज में जो औरतें होती हैं वो कितनी बार जन्म देती हैं, कितनी बार बच्चा पैदा करती हैं, उसका एक रेशियो बताता है। जैसे कि इंडिया में 2.2 है, यहां पे चाइना में क्या है 1.7 था, पाकिस्तान में कितना था 3.6 था। तो ऑलमोस्ट एक औरत जो है 2.2, 1.7 और 3.6 के हिसाब से रेशो में बच्चे पैदा करती हैं। मतलब पॉइंट्स में बच्चे नहीं पैदा होते हैं, लेकिन एक अंदाजा बता रहे हैं, ठीक है। अर्बनाइजेशन क्या है? अर्बनाइजेशन इंडिकेटर बताता है कि कितना अर्बनाइजेशन हो रहा है, 34, 59 और 37, इस हिसाब से आप देख सकते हो। यही उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे बनाया गया। तो आपको जो मैंने ओरली एक्सप्लेन किया, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है बेटा। स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, ठीक है बेटा। चलो जी, अब एक और इंडिकेटर की बात करते हैं जिसका नाम है ग्रोथ इंडिकेटर। ये ग्रोथ इंडिकेटर बताता है कि आपके देश की ग्रोथ कैसी है, ठीक है बेटा। ग्रोथ इंडिकेटर या ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, जीडीपी की रेट को बता रहा है। ड्यूरिंग 1980s to 1990 चाइना वाज हैविंग ग्रोथ ऑफ 10%, 10.3%, मतलब टू बी प्रिसाइज अगर मैं बोलूं तो। अगर ये देखा जाए तो ये गिर गया 0.8% पे आ गया ड्यूरिंग 15 एंड 17 के ईयर के अंदर। देखो यहां पे दिख रहा है 10.3% से गिर गया कितना, 0.8% पे आ गया। सेम वही बात बोल रहा है, पाकिस्तान का रेट जो है 6.3 था, जो कि गिर गया 5.3 आ गया। देखो 6.3 से 5.3 पे आ गया। और ड्यू टू द रिफॉर्म प्रोसेसिंग एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी जिस वजह से आपका ग्रोथ रेट यहां पे पाकिस्तान का गिरता हुआ दिख रहा है आपको। इकलौता इंडिया था जिसने सबसे कम से चालू किया और एक इंक्रीज दिखाया 7.3% का। देखो सबसे नीचे कौन था? इंडिया था, लेकिन इसने ही इंप्रूवमेंट दिखाया, बाकी तीनों ने नहीं दिखाया इंप्रूवमेंट, ठीक है बेटा। सबसे बेटर कंडीशन किसकी थी? इंडिया की थी अभी, क्लियर। मतलब ग्रोथ रेट के हिसाब से देखा जाए तो, क्लियर। चलो अब आता है सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन। सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन किसी भी देश का ये बताता है कि जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस, इसमें आपका देश का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है और कैसा कैसा कंट्रीब्यूशन है, कि ग्रॉस वैल्यू एडिड के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है, वर्कफोर्स का क्या कंट्रीब्यूशन है। इनको एक बार चार्ट को आप देखना, और नेक्स्ट लाइन जो मैं आपको बता रहा हूं उसकी कंपैरिजन वो कंक्लूजन है कि क्या कंक्लूजन निकलता है इस चार्ट के अंदर। इन द लास्ट 5 years या 5 decades, सॉरी नॉट years but 5 decades, the contribution of agriculture sector to GVA मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड in all the 3 countries has declined। कि भैया एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रॉस वैल्यू एडेड में लास्ट 50 साल में डिक्लाइन देखा गया। ये एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बता रहे हैं, ये देखो इस वाले सेक्टर के बारे में, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखना, फिर आया किसके बारे में? फिर आएगा आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। ओए कहां गया? ओए हाँ, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में क्या बोल रहा है? चाइना हैज मेंटेन्ड अ डबल डिजिट ग्रोथ। चाइना ने डबल डिजिट ग्रोथ को मेंटेन किया है इन 1980s,
बट बिगैन शोइंग डिक्लाइन इन रीसेंट ईयर्स। रीसेंट ईयर्स में इसने डिक्लाइन शो किया, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान ने तो सिर्फ डिक्लाइन ही शो किया। ग्रोथ रेट हैज डिक्लाइन, ग्रोथ रेट हमेशा गिरी है इनकी। किसकी? इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। सर्विस सेक्टर के अंदर बात करें तो चाइना वाज एबल टू मेंटेन इट्स ग्रोथ रेट। चाइना ने सर्विस सेक्टर में अपना ग्रोथ रेट मेंटेन किया है, व्हाइल देयर वाज अ पॉजिटिव ग्रोथ इन इंडियाज सर्विस सेक्टर आउटपुट। इंडिया के सर्विस सेक्टर में आपका पॉजिटिव देखा गया है ग्रोथ। ठीक है बेटा, ये कुछ और पॉइंट्स अपने को यहां पर देखने होंगे। चलो जी स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से इसका अगर चाहिए तो। चलो बेटा जी अब बात करेंगे लास्ट इंडिकेटर की, जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर। ये बताता है जितने भी देशों को हम कंपेयर कर रहे हैं उसके अंदर उनके लोगों की क्या डेवलपमेंट प्रोसेस है, कितने डेवलप्ड है वो, उसको दर्शाता है। देखो एजुकेशन अच्छा है कि नहीं है, हेल्थ केयर अच्छा है कि नहीं है, ये सारी चीजें हम इन इंडिकेटर्स के थ्रू पढ़ सकते हैं। समझना आप बात को। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू एक एचडीआई वैल्यू होता है जो कि हर एक देश को दी जाती है। वो दिखाता है कि आपके लोग कितने डेवलप्ड है। जैसे कि 0.645 दिया गया इंडिया को, चाइना को कितना दिया गया 0.761 और पाकिस्तान को दिया हम दोनों से कम 0.557। तो मतलब सबसे आगे कौन है? चाइना, फिर कौन है? इंडिया, फिर कौन है? पाकिस्तान। इसी के बेसिस पे एचडीआई के बेसिस पे रैंकिंग दी जाती है। देखो 87 किसकी है? चाइना की। 130 किसकी है? क्योंकि सेकंड आया ये, है ना। मतलब खैर ये एचडीआई वैल्यू जो पूरे वर्ल्ड के सारे कंट्रीज की निकलती है, इसलिए रैंक अलग अलग दिख रही होंगी आपको। 87, 130 और सबसे पीछे कौन है? 154 पाकिस्तान। ठीक है बेटा, फिर आता है आपके पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, कि कितना औसतन एक आदमी जीता है आपके देश के अंदर, एक एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। चाइना के अंदर सबसे ज्यादा जो की है 76.9, 76.9 की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है बेटा, समझ आया। उसके बाद अगर आप देखो तो इंडिया आता है जो कि है, ज्यादा नहीं है डिफरेंस इंडिया और पाकिस्तान में, पर है 69.7, ऑलमोस्ट 70 साल कह सकते हो। इसकी कितनी है? 67.3। अच्छा, जिसकी ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है ना, वो बताता है उसका हेल्थ केयर अच्छा है। ठीक है, ये इंडिकेटर क्या बताता है? हेल्थ केयर बहुत अच्छा है तुम्हारा, इसलिए लोग ज्यादा जिंदा रह रहे हैं। हेल्थ केयर खराब है इसलिए तुम्हारे लोग जल्दी मर जा रहे हैं, एवरेज नीचे गिर रहा है, हाँ या ना। फिर आता है मीन्स ईयर ऑफ स्कूलिंग। देखो परसेंटेज एज 15 एंड अबव। देखो 15 से 25 साल की एज के बीच में कितने लोगों ने कितना एजुकेशन अचीव किया, उसके ईयर्स को बताता है। ठीक है, देखो कि आपको कितना, अच्छा ये इंडिकेटर क्या बताता है? आपके देश के अंदर मीन्स ऑफ एजुकेशन कितना एक्सेसिबल है, कितना आसानी से आप एजुकेशन को प्राप्त कर सकते हो, उसको बताता है। जैसे 6.8 हमारे यहाँ इंडिया में, चाइना में कितना है 8.1 और पाकिस्तान में तो और नीचे है 5.3। ठीक है, ये सब चीजें पीछे एक्सप्लेन भी करी गई है, मैं तो तुम्हें सीधा इस चार्ट से बता रहा हूं जिससे तुम कंपैरिजन करना सीख लो। तुम्हें चार्ट आएगा सॉल्व करने को। ठीक है, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, पर कैपिटा कितना दिखा रहा है भैया? ये देखो चाइना का 16,057। ठीक है, ये कितना है इंडिया का? 6,681 और पाकिस्तान का और कम है 5,000 ही बोल दो इसको सीधा, 5,005। ठीक है बेटा, ये आपका बता रहा है पर कैपिटा। ठीक है, नेशनल इनकम पर कैपिटा। अब आता है परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। अब ये ना एक बहुत अच्छी चीज इंडिकेटर है, ये बताता है कि आपकी गरीबी कैसी है देश के अंदर। ये इंडिकेटर गरीबी को बता रहा है आपके देश में कितनी गरीबी। देखो हमारे देश में तो 21.9% लोग जो है बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं 2019 के हिसाब से। चाइना में सिर्फ 1.7% लोग रहते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन और पाकिस्तान में 24.3% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं। ठीक है बेटा, मतलब चाइना में निर्भर लोग सरकार पे बहुत कम है ना, बहुत कम लोग हैं। हमारे दो देशों में बहुत ज्यादा निर्भरता है। ठीक है, फिर आता है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट पर 1000 इन बर्थ। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट ये कहता है कि पैदा होने के बाद पहला बर्थडे भी जो बच्चे नहीं मना पाते और उनकी मृत्यु हो जाती है, उस रेट को बताता है कि जो बच्चे अपना फर्स्ट बर्थडे भी नहीं मना पाते और उनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसे आपके क्या रेट है। तो 1000 बच्चों पे ऐसी कितने मौतें हो रही हैं जो कि फर्स्ट आपका बर्थडे भी नहीं मना पा रहे पैदा होने के बाद। तो हमारे देश में ऑलमोस्ट 30 बच्चे जो थे 2019 के हिसाब से, 30 बच्चे जो थे वो 1000 में से मर जाते थे एक साल के अंदर ही पैदा होने के बाद, मतलब फर्स्ट बर्थडे भी नहीं मनाते थे। चाइना में ये मात्र 7.4 है। ठीक है, और आपके पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है जो कि है 57.2। मतलब हेल्थ केयर सिस्टम को दर्शा रहा है कि हेल्थ केयर इनका बहुत अच्छा है, इसलिए कम लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, एक साल का बर्थडे भी नहीं मना पा रहे। यहाँ पे थोड़ा सा ठीक ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब है। ये ठीक ठीक नहीं होता है वैसे तो, ये सारे वैल्यूज बहुत कम होने चाहिए। ठीक है, बट कंपेयर कर रहे हैं तो इनके कंपैरिजन में तो हम ठीक ही हैं। ठीक है, फिर आता है मैटरनिटी मोर्टालिटी रेट। मैटरनल मोर्टालिटी रेट ये बोलता है, मैटरनल का मतलब होता है मां, मोर्टालिटी मतलब मृत्यु, और रेट मतलब किस हिसाब से। जैसे कि 1 लाख औरतों पे जो औरतें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी
या प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के टाइम पे जब मर जाती हैं, मतलब प्रेगनेंसी की स्टेट में जो माएँ मर जाती हैं, प्रेगनेंसी जो जब डिलीवरी दे रहे हो या जब प्रेग्नेंट हो या प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर रहे हो, वो माएँ कब मर जाती हैं, उनका रेट क्या है, 1 लाख पे से कितनी माएँ मर जाती हैं? तो हमारे देश में 133 माएँ मर जाती हैं 1 लाख के अंदर, प्रेगनेंसी के वजह से या प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन की वजह से देते हुए या फिर उस प्रोसेस से निकलते हुए, हाँ या ना? चाइना में सिर्फ 30, ऑलमोस्ट 29 मान लो या राउंड ऑफ 30 कर लो, ठीक है। ये आपका अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम बता रहा है। देखो हेल्थ केयर इंडिकेटर्स आपको ऑलरेडी पता चल रहे हैं और आपका पाकिस्तान में भी ऑलमोस्ट इंडिया के बराबर सा ही है, ठीक है, बस थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, 140 देखने को मिल रहा है, ठीक है। पॉपुलेशन यूजिंग लीस्ट बेसिक सैनिटेशन, एटलीस्ट बेसिक सैनिटेशन जो है वो यूज कर रहे हैं या मिल रहा है इनको, कौन सी पॉपुलेशन, कितनी % पॉपुलेशन को बेसिक सैनिटेशन मिल रहा है? देश के अंदर हमारे 60% पॉपुलेशन को बेसिक सैनिटेशन मिल चुका है। चाइना के अंदर 75%, मतलब 3/4 आपकी पॉपुलेशन को बेसिक सैनिटेशन मिलता है और पाकिस्तान के अंदर भी जितना इंडिया में है उतना ही मिलता है, ठीक है। अच्छा एक और चीज, आप जब कंपेयर करते हो ना, एक चीज याद रखना, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, और चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान की कम है, तो कंपैरिजन करने में भी आप समझ सकते हो कि इन पॉपुलेशन को संभालना बड़ा मुश्किल है। उसके हिसाब से वी आर डूइंग वेरी गुड, ठीक है। पॉपुलेशन यूजिंग एटलीस्ट बेसिक ड्रिंकिंग वाटर सोर्स परसेंटेज, बेसिक ड्रिंकिंग वाटर सोर्स परसेंटेज कितना है? 93% है, इसका 96 है और इसका 91 है, आसपास से ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। परसेंटेज ऑफ अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन, जो अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन है, जो मतलब अच्छे से नरिश्ड नहीं है, कुपोषित बच्चे हैं, वो कितने हैं भैया? 37.9, यहां पे कितना है भैया अपना 8.1 और यहां पे कितना 37.6, मतलब हमारी हालत थोड़ी सी ज्यादा खराब है अंडर नरिश बच्चों में, ठीक है बेटा। ये इंडिकेटर बताता है कि आपके लोगों की क्या हालत है देश के अंदर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर या इंडेक्स बोल सकते हो, ठीक है बेटा। ये यहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, इनके स्क्रीनशॉट लेते जाओ चाहे तो, ठीक है, यहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर, फटाक से इसको कर लेते हैं बेटा। पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस कब मिला? 14 अगस्त 1947, जस्ट एक दिन बाद किसको मिला? इंडिया को मिला 15 अगस्त 1947 में, ठीक है। रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये देखो चीन लिखे हुए हैं, इसको चाइना कर लेना बेटा, है ना। एस्टैब्लिश्ड ऑफ पब्लिक्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कब आया? 1949 में। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया? इंडिया का सबसे पहला था 1951, एग्रीकल्चर के ऊपर था। चाइना का कब था? 1953 और पाकिस्तान का 1956। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कब आया? ध्यान रखना, चाइनीज इंडस्ट्रीज को, इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करने का जमाना आ गया था, इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट से इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का आ गया था। ये कब आया था? 1958 में। मैंने उस टाइम भी बताया था जब पढ़ा रहा था कि ईयर याद रखना। ग्रेट प्लोरोटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस बाय माओ कब आया बेटा? जहां पे बच्चों को वो दूर दराज प्रोफेशनल्स और बच्चों को गांव में भेज रहे थे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। कब आया? 1966 टू 76 के ईयर के बीच का था। नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का कब हुआ? अर्ली 1970s में। सिविल वॉर कब हुआ? जब ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। ये कब हुआ बेटा? 1971, जब सिविल वॉर चल रहा था, ठीक है। रिफॉर्म्स कब इंट्रोड्यूस हुए? चाइना में हुए 1971, इंडिया में हुए पाकिस्तान में हुए 1988 और इंडिया में आया एलपीजी 1991 के अंदर। इंट्रोड्यूस्ड ऑफ वन चाइल्ड पॉलिसी की बच्चा एक ही अच्छा चाइना ने चालू किया। कब किया बेटा? ये चालू हुआ 1979 में, लेकिन बंद कर दिया गया क्योंकि पॉपुलेशन गिरने लग गई, तो इसको बंद भी किया गया। कब बंद किया? आपने 2015 में अबॉलिशन कर दिया वन चाइल्ड पॉलिसी का, क्योंकि पॉपुलेशन गिरने लग गई, पॉपुलेशन बहुत कम गिरने लग गई। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एसईजीज मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, चाइना ने फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कब लाया? 1980s में लाया, ठीक है बेटा। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थे जो कि आपको याद रखने होंगे। चलो लास्ट, अब मैं एक आध क्वेश्चन करवाता हूं आपको। ये क्वेश्चन खत्म करके इस चैप्टर को यहीं खत्म करते हैं और इस वीडियो को ढेर सारा लाइक देना। चलो जी, चाइना हैज परफॉर्म्ड एक्सीडिंगली वेल इन वेरियस हेल्थ एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। चाइना ने काफी अच्छा इंडिकेटर आपका एक्सीडिंगली वेल परफॉर्म किया है हेल्थ और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के अंदर। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेल्थ इंडिकेटर। हेल्थ इंडिकेटर कौन सा नहीं है? तो कौन सा? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, ये हेल्थ इंडिकेटर है बेटा। आप बताते हो बच्चे कितने मर रहे हैं, ये इंडिकेटर होता है हेल्थ केयर का। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये भी बताता है आपके देश में हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है, उस हिसाब से आपकी देश की एवरेज लाइफ स्पैन निकल के आता है। मैटरनल मोर्टालिटी रेट, माएँ कितनी मृत हो रही हैं आपके प्रेगनेंसी के दौरान पे, ये भी आपके हेल्थ केयर को बताता है। परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन,
पॉवर्टी लाइन के नीचे अगर कितने लोग हैं ये हेल्थ को नहीं बताता, ये फाइनेंशियल बैकग्राउंड को बताता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, एक और क्वेश्चन कर लो, चलो पहले से। अंडर डैश इन चाइना फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स वर रिक्वायर्ड टू बाय एंड सेल फिक्स्ड क्वांटिटीज ऑफ इनपुट एंड आउटपुट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द रेस्ट वर परचेज्ड एंड सोल्ड एट, बताओ कौन सा है, मार्केट प्राइस पे सोल्ड हो रहा है। सीबीएसई आपके सैंपल पेपर का है, कौन सा 2023-24 का है ये बेटा। मैंने बताया था चाइना में एक आपकी पॉलिसी चालू हुई थी जिसमें इंडस्ट्री और फार्मर को एक गवर्नमेंट फिक्स करेगी प्राइस और बचा हुआ सामान आप मार्केट प्राइस पे बेच सकते हो। वो कौन सा था, डुअल प्राइसिंग, हाँ या ना, याद है कि नहीं। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे बेटा जिसको आप पढ़ के अपने बोर्ड एग्जाम में मास्टरी कर सकते हो। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको ये लास्ट पार्ट पसंद आया हो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो, खूब लोगों को प्यार दो और माँ बाप का नाम गौरव से, गर्व से रोशन करो। चलो जी, थैंक यू सो मच एवरीवन।